हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा नया टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे जीएम सरसों की व्यावसायिक कृषि के बारे में। जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों और खाद्य उत्पादों के भारत के शीर्ष नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी ने आनुवांशिक रूप से संशोधन धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 डीएमएच 11 के पर्यावरण रिलीज को मंजूरी दे दी है। जानते हैं यह जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह समिति प्रायोगिक क्षेत्र प्रशिक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों के निर्गमन से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी होती है। जीईएसी की अध्यक्षता MOEFCC के विशेष सचिव अतिरिक्त सचिव द्वारा की जाती है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के एक प्रतिनिधि द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की जाती है। तो इस प्रकार से हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के बारे में जाना। आइए जानते हैं DMH 11 क्या है, धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 क्या है। यह पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल है जिसे भारत ने वाणिज्यिक रिलीज के लिए अनुमति दे दी है। DMH 11 का विकास दिल्ली विश्वविद्यालय के द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया, ठीक है, जिसमें 2 बाह्य जीन्स को शामिल किया गया है। इन जीन्स को मृदा में पाए जाने वाले बैसिलस अमाइलोलिफेंसियस नामक जीवाणु से लिया गया है। इसका विकास सरसों की पूर्व यूरोपीय किस्म अर्ली हीरा 2 म्यूटेट और भारत किस्म वरुण के मध्य क्रॉस ब्रीडिंग से किया गया है। इसमें शामिल प्रथम जीन प्रोटीन का निर्माण करता है और यह प्रोटीन पादप में पराग के निर्माण को बाधित करता है, जिसमें पादप की नर जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसमें शामिल दूसरे जीन द्वारा पादप की नर जनन क्षमता को पुनः स्थापित किया जाता है, यानी कि एक बार उसकी जनन क्षमता को खत्म किया जाता है, उसके बाद उसको पुनः स्थापित किया जाता है। परिणामतः उत्पन्न संकरित किस्म को धरा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH 11 नाम दिया गया है, जो उच्च उपज देने वाली और बीज पैदा करने में सक्षम है। वर्ष 2017 में ही जीईएसी ने पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को ऐसी सिफारिश की थी, हालांकि मंत्रालय ने इसे अनुमति नहीं दी थी उस समय 2017 में। अब जानते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। भारत प्रतिवर्ष केवल 8.5 से 9 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करता है, जबकि यह 14 से 14.5 मिलियन टन आयात करता है। इसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा व्यय किया गया। मतलब हमारा जो है घाटा हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा जीएम सरसों भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी मुद्रा बचाने में सहायक होगी। भारत में सरसों की किस्मों का आनुवंशिक आधार संकीर्ण है। ब्रोनेज बॉर्स्टर प्रणाली पूर्व यूरोपीय मूल के सरसों जैसे हीरा और डूस काजा सहित सरसों की किस्मों की एक विस्तृत श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त करती है। सरसों एक ऐसी फसल है जिसके साथ मधुमक्खी पालन भी व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। भारत के अलावा हाइब्रिड प्रजातियों को अन्य देशों जैसे कनाडा, यूरोप, चीन आदि में प्रमुखता से अपनाया जा रहा है। अब हम समझते हैं इस हाइब्रिड जो सरसों है इसकी विशेषताएं क्या है। बेहतर उपज है। इसकी नई विशेषताएं इस प्रकार है कि इसमें फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। भारत अपनी घरेलू खाद्य क्षमता जो है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। जलवायु के अनुकूल है। उच्च पोषण स्तर है इसका, और इसमें कीटाणुनाशकों का कम उपयोग किया जाता है। तो इस टाइप से हमने जो है इसकी कुछ विशेषताएं जानी। अब हम जानते हैं इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले है जैव विविधता पर प्रभाव। हाइब्रिड सरसों का उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के विघटन के लिए उच्च जोखिम पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां सरसों के खेत में परागण का कार्य करती है और फूलों से नेक्टर एवं पॉलन एकत्र कर शहद का उत्पादन करती है। हाइब्रिड सरसों के उत्पादन से उत्पन्न शहद का संकट बदल सकता है। रसायनों का प्रयोग, यह विषैली शाकनाशी के प्रयोग को बढ़ाता है या जैविक रूप से बदल दिया जाता है, इसलिए बायोटेक खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जीएम फसलों और जन्म दोषों जैसे कैंसर, गुर्दे की चोट, मधुमेह, आत्म केंद्रित और अल्जाइमर के बीच एक मजबूत संबंध दिखाया गया है। अधिक लागत आती है। इस प्रकार की फसलों की उत्पादन लागत अधिक होती है और खेतों के विपणन की ओर अधिक झुकाव रखता है, जो अनैतिक लाभ पर काम करता है। कीटों में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होने से हाइब्रिड फसलों के साथ साथ अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब हम जानते हैं भारत में अन्य जीएम फसलों की स्थिति। बीटी कपास है। बीटी कपास की 3 किस्में हैं, मेक 12, मेक 162, मेक 184 के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति भारत सरकार ने मार्च 2002 में प्रदान की थी। इन किस्मों को बहुराष्ट्र कंपनी मॉन्सेंटो की भारतीय अनुषंगी कंपनी महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया। बीटी कपास की फसल को व्यावसायिक उत्पादन के लिए सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1995 में मंजूरी दी गई। भारत में उगाई जाने वाली लगभग 90% कपास ईज कपास की है।
बीटी बैंगन है। ठीक है, इसके साथ ही अब हम समझते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर निगरानी की आवश्यकता है तथा अवैध जीएम फसलों के प्रसार को रोकने के लिए परिवर्तन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र पर्यावरणविदों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान व्यक्तिगत स्तर पर पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन नहीं कर सकता है। अतः क्या होना चाहिए कि समय समय पर आकलन किया जाना चाहिए और जो गैर अवैध रूप से जो है जीएम फसलों का उत्पादन करते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए एक विशेष समिति जो हमने वो बनाई रखी है, उस समिति का अच्छी प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो इस टाइप से जो है ये सक्सेसफुल हो सकेगी। इससे संभावित प्रश्न बन सकता है कि किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में जैव प्रौद्योगिकी कैसे मदद कर सकती है। तो इस टाइप से हमने जो है जीएम फसलों के बारे में जाना, जीएम मस्टर्ड के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।